हर एलिमेंट जो है सम ऑफ टू एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, सम ऑफ टू एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखा गया है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप इसको दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, जहां पे आपका रो 2 और रो 3 में कोई चेंज सबसे पहले नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम रो 2 और रो 3 को लिख लेते हैं, DEFGHI, यहां पे भी लिखेंगे DEFGHI, ठीक है, सबसे पहली चीज। सेकंड, अब आते हैं रो 1 पे, जो हमारे दो नए डिटर्मिनेंट आएंगे उनके रो 1 पे आते हैं। तो रो 1 में आपके पास चॉइस रहता है कंप्लीटली, आप किसको एक में रखना चाहते हो, किसको दूसरे में रखना चाहते हो। मतलब ऐसा होना चाहिए निखिल कि इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू एक डिटर्मिनेंट में आएगी। तो मान लो अगर आपने यहाँ पे ए रखा है, तो आपको यहाँ पे एम रखना पड़ेगा। सिमिलरली इन दोनों में से एक वैल्यू एक डिटर्मिनेंट पे जाएगी, दूसरा वैल्यू दूसरे डिटर्मिनेंट पे जाएगी। तो मान लो आपको n यहां पे रखना था, b यहां पे रखना था, ठीक है, और लास्टली मान लो c यहां पे रखना था और p यहां पे रखना था। तो उस हिसाब से ये जो मेरा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था, इसको हमने दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में भी ब्रेक कर दिए, और इससे मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा केस ले लेते हैं। मान लो कि मेरे पास है 3 4 5 8, ठीक है, 3 4 5 8 करके। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, 3 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 4, मतलब 24 माइनस 20 हो गया 4। अब अगर मैं ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलूं, और लेट से मैं रो 2 को थोड़ा सा बनाता हूं, ठीक है, रो 2 को क्या करता हूं, ये 3 4 है, मेरे को दिख रहा है कि जो 5 है ना, वो 5 और 8 मेरे रो 2 के एलिमेंट्स रो 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बड़े हैं। तो मैंने क्या सोचा, अपना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं इसको 3 प्लस 2 कर देता हूं, और 8 को मैं 4 प्लस 4 कर देता हूं, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेता हूं, क्योंकि देखो 3 प्लस 2 5 होता है, 4 प्लस 4 8 होता है, तो अभी तक मैंने कुछ भी अलग नहीं लिखा हुआ है। अब मैं इसको दो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर लेता हूं, ठीक है। एक हो जाएगा 3 4, यहां से मैं पहले दो एलिमेंट्स को पिक कर रहा हूं, यहां से मैं पहले दो एलिमेंट्स को पिक कर रहा हूं, और उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा 3 4, और बाकी क्या है 2 4, ठीक है। तो बाकी जो दो एलिमेंट हमको दिख रहे हैं, ये वाले और ये वाले, ये यहां पे आते हैं, ओके। तो अब हम करते हैं इसको कैलकुलेट। अब निखिल, सबसे पहले देखो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो रोज सेम है, रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है, और जब दो रोज आइडेंटिकल होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 हो जाएगा, 0 ही रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4, 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो गया, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना हुआ, 4 हुआ। तो देख सकते हो यहाँ भी 4 आया था, तो यहाँ पे भी 4 आया था, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टी की खासियत है। अगेन मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रॉपर्टी ऐसा उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट स्टिल, और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ पे आप जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसको सम ऑफ 2 3 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन अगर उस रो के एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट जो है दो 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 के सम के फॉर्म में लिखे गए या दो दो के सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखे गए। यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, तो यहाँ पे माइनस भी आ सकता है। एम आई क्लियर नाउ निखिल, आ गया समझ में? प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 में अंतर क्या है अनिमेश? प्रॉपर्टी नंबर 1 इज कंप्लीट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है रो और कॉलम्स को इंटरचेंज किया है, ठीक है। मतलब रो 1 आपका कॉलम 1 बन गया, रो 2 कॉलम 2 बन गया, रो 3 कॉलम 3 बन गया। इट्स प्रॉपर ट्रांसपोज, ठीक है। वहां पे कह सकते हो कि शायद कोई भी एलिमेंट सेम नहीं रहता हो अपने पोजीशन पे, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की, दैट सेज कि अगर आप किन्हीं दो, और जब आप ट्रांसपोज लेते हो तो उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, जबकि प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि इफ यू इंटरचेंज एनी टू रोज, तो इंटरचेंज का मतलब हुआ कि रो 1 की जगह रो 2 आ गया और रो 2 की जगह रो 1 चला गया, या फिर कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 चला गया, कॉलम 2 की जगह कॉलम 1 चला गया। तो जब हम दो रोज को इंटरचेंज करें तो तीसरे रो को हमने चेंज नहीं किया, कोई भी पोजीशन को चेंज नहीं किया, ना ही कोई एलिमेंट को चेंज किया। तो ऐसे केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू में बस एक माइनस का साइन आ जाता है, यही लिखा हुआ है।
निखिल, ये प्रॉपर्टी क्लियर? ठीक है, देखता हूं एग्जांपल 15। निखिल बताओ, ये हो गया, समझ में आ गया? चैट में बता दो, आवाज नहीं आ रही है, अपने अनम्यूट किया खुद को। बिल्कुल बिल्कुल आर्यन। चलो, अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 पहले देख लेते हैं। रितेश ने स्टार्टिंग में बोला हुआ है। रितेश, प्रॉपर्टी नंबर 6 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये मतलब बिना समझे तो समझो कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अब मैं पहले सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है ना, वो हम लोग मैट्रिक्स के अंदर हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करते थे ना। तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्री ट्रांसपोर्टेशन लिख रहा हूं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3, मतलब वो जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होता था, वो क्या करता था बताओ? याद है आपको? मैट्रिक्स के अंदर जब हम इनवर्स निकालने के लिए तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते थे, वो क्या क्या करता था? सर वो स्टेप वाला सर, जो सर स्टेप टू स्टेप सर बताए थे, वही वाला ना सर? हाँ, मतलब 3 ऑपरेशंस बताया था मैंने मैट्रिक्स के उसमें। तो उसमें जो तीसरा वाला था, जहां पे हम एक रो में दूसरे रो के कुछ मल्टीपल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, याद है वो वाला क्या होता था? सर थोड़ा सा हिंट सर मिलेगा, भूल गए सर। ठीक है, नहीं देखो, बेसिकली वहां क्या होता था कि मान लो ये जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास आता है I00A 111A। हम क्या करते थे, हम अगर चाहे तो रो 1 में रो 1 प्लस लेट्स से 2 टाइम्स ऑफ रो 2 ऐड करते थे। याद है ये चीज? हाँ सर, नहीं याद है? याद है सर। याद है? तो यही सेम सेम तरीके का चीज यहाँ पे भी, जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, यहाँ पे आप करते क्या हो? एक बार एनसीईआरटी की लाइन पे चलते हैं। ये देखो, अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 6 को पढ़े, ये क्या कह रहा है? इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, मान लो भी रो, तो किसी भी रो के हर एलिमेंट के साथ द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ऑफ अदर रो। इसका मतलब है एक रो के हर एक एलिमेंट के साथ कोई दूसरे रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर ऐड किया जाता है, को मान लो जैसे ये कह रहा है रो 1 के एलिमेंट्स के साथ अगर हम रो 2 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो उससे जो मेरा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है ना, उसमें चेंज नहीं आता, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल को देखिए, ये ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया गया है, और अगर हम एक नया डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं जहां पे जो सेकंड रो सेम है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे सेकंड रो सेम है, यहाँ पे थर्ड रो भी सेम है। बस अंतर क्या हुआ है, जो हमारा फर्स्ट रो है उसके हर एक एलिमेंट को किसके साथ क्या बढ़ गया, तो k टाइम्स ऑफ C1। तो कहने के लिए रो 1 में आपने क्या किया, रो 1 के हर एक एलिमेंट को रो 1 प्लस k टाइम्स ऑफ रो 3 कर दिया। तो रो 1 के हर एक एलिमेंट को रो 3 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के k टाइम्स के साथ आपने वहां पे ऐड किया है, ठीक है? तो यहाँ पे k टाइम्स ऑफ C1 दिख रहा है, यहाँ पे इसलिए k टाइम्स ऑफ C2 दिख रहा है, यहाँ पे k टाइम्स ऑफ C3 दिख रहा है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3 है। तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप इस तरीके की कोई चीज करते हो, तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता है। क्या एक एग्जांपल देखे, फिर मैं भी एक एग्जांपल लेके समझा दूंगा। सॉरी, चलो एक एग्जांपल लेके मैं इसको समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास है
ठीक है, ये है। अब मान लो कि आप इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर रहे हो, आप पहले इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर रहे हो, तो क्या होगा 1 इंटू 6 माइनस 7, मान लो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करो, फिर -2 5 माइनस 7, उसके बाद +3 5 माइनस 6। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा वहां पे अप्रोच रहता है जब हम डिटर्मिनेंट को करते हैं कैलकुलेट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू एक बार कैलकुलेट करते तो ये आएगा -1, ये आएगा +4, तो हो गया 3, और ये हो जाएगा -3, तो ये 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। अब हम उस प्रॉपर्टी को लगाने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी लगाने के लिए वी ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या उस प्रॉपर्टी से हमको फायदा होगा सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे नंबर्स को चूज ही इस तरीके से किया है ताकि मैं उस प्रॉपर्टी का आपको यूज दिखा सकूं। जैसे कि अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहां से लेके यहां तक में 4 इंक्रीज है, 4 इंक्रीज है, 4 इंक्रीज है। ठीक है, तो अगर हम किसी तरीके से रो 1 में भी 5 6 7 ला पाए, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, अगर हम किसी भी तरीके से रो 1 पे 5 6 7 ला पाए और रो 2 पे पहले से ही 5 6 7 है, तो दोनों रोज जब सेम हो जाते हैं, दोनों रोज जब सेम हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। बट हम सीधा नहीं लिख सकते, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जहां पे आप कह सकते हो कि रो 1, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जहां पे आप कह सकते हो कि रो 1 चेंजेस टू रो 1 +4। ठीक है ना, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा। ठीक है, ये नहीं लगेगा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप अगर चाहो तो किसी दूसरे रो के मल्टीपल्स इस तरीके से लो ताकि ये 4 बन जाए। तो मैंने इसलिए रो 3 बड़ा सिंपल रखा है, सारे एलिमेंट को 1 रखा गया। तो एक्चुअली में आपका यहाँ पे क्या चलेगा, आपको रो 1 के हर एक एलिमेंट के साथ कितना ऐड करना है रितेश, 4 ऐड करना है कि नहीं। और अगर हम रो 3 के एलिमेंट्स को देखें तो सब 1 1 है, तो कहने के लिए अगर हम उसको 4 गुना कर पाए तो क्या ये प्रॉपर्टी काम कर जाएगी, रो 1 चेंजेस टू रो 1 + 4 टाइम्स ऑफ रो 3। ठीक है, और उसके बाद मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते रहूंगा, तो उससे क्या होगा, वो भी 5 6 7 बन जाएगा, ऊपर भी 5 6 7 बन जाएगा, सेकेंड रो भी 5 6 7 था और ये 1 1 1 था। अब क्योंकि इसके दो रोज आइडेंटिकल दिख रहे हैं, दो रोज आइडेंटिकल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है। क्यों 0 है, सिंस रो 1 इज इक्वल टू रो 2। तो ये प्रॉपर्टी का यूज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में करते हैं अपना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। देखो बिना कोई कैलकुलेशन किए एक तरीके से कह सकते हो, और मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, दिस एक्चुअली हेल्प्स अस इन डिफिकल्ट केसेस एज वेल। आया समझ में क्या प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन, बस इतना याद रखना है रितेश कि हम रो 1 में हम चाहे तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कोई भी मल्टीपल कर सकते हैं, रो 2 का हो जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो लेट्स से कोई और एक मल्टीपल रो 3 का। तो आपका रो 1 का मल्टीपल क्या है, रो 1 का मल्टीपल 1 है, तो कहने के लिए यहाँ पे भी रो 1 का मल्टीपल 1 है। अब इसमें आप चाहे तो रो 2 का कोई भी मल्टीपल लगा सकते हो, रो 3 का कोई भी मल्टीपल लगा सकते हो, ऐड करना ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्ट करो, मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट ये है R1 शुड रिमेन R1, मतलब ये ऐसा नहीं करना कि R1 चेंजेस टू आप कर रहे हो 2 टाइम्स ऑफ R1 + R2। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका R1 का मल्टीपल आपने चेंज कर दिया। R1 का मल्टीपल क्या था, 1 था ओरिजिनली, तो आपका यहाँ पे भी वो मल्टीपल क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो बस इसको ध्यान रखना, बाकी आप किसी भी रो के किसी भी एलिमेंट को वो कर सकते हो। हाँ रोशन बताओ। सर एक डाउट था, जैसे अगर 3 कॉलम दिया है एक डिटर्मिनेंट का, हाँ, तो उसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं C3 चेंजेस टू C3 डिवाइडेड बाय C1। आप कह रहे हो C3 चेंजेस टू C3 डिवाइडेड बाय C1, ये नहीं कर सकते क्योंकि जो प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है वो कहता है कि आप किसी रो या किसी कॉलम में किसी दूसरे रो कॉलम के मल्टीपल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड को लेकर ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ओके सर। और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है यार, मतलब अगर आप इधर प्रूफ में आप गए थे, ये देखो यहाँ पे इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या दिया इन्होंने कि जो आपका डिटर्मिनेंट नंबर ये है ना, ये वाला, ये रितेश देखिए अच्छे से, पता भी चलेगा कि ऐसे चेंज क्यों नहीं होता है। मैंने वैसे लास्ट क्लास में ये एक्सप्लेन किया था, अगर आप इसको देखोगे तो इसको हम 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं ना, 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, जहां पे एक बार हम लोग ये एलिमेंट ले लेंगे
और दूसरे वाले में ये वाला एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए इन्होंने प्रूफ को इसी से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो प्रॉपर्टी 5 को यूज करके इसने दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 5 लेकर दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दिया। तो इसके कारण क्या हुआ, ये तो आपका ओरिजिनल है, ये आपका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है जो आपने जिससे एग्जांपल शुरू हुआ था। और इसको ध्यान से देखो तो अब ये K_C_1 C1, K_C_2 C2, K_C_3 C3, अब ये क्या हो गया, रो 1 और रो 3 प्रोपोर्शनल है। और जब रो 1 और रो 3 प्रोपोर्शनल होता है तो उस टाइम पे आप ये कह सकते हो कि वहां पे डिटर्मिनेंट 0 होता है। अगेन इट्स अ प्रॉपर्टी, राइट। जब दो रोज या तो आइडेंटिकल होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं तो उस टाइम पे उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो इसीलिए देखो इसका वैल्यू तो डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू 0 है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर आप इस तरीके की प्रॉपर्टी लगाते हो तो उसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, एम आई क्लियर रितेश? डन, बढ़े आगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट आया था एग्जांपल नंबर 15, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 फिर एग्जांपल 15। पहले एग्जांपल 15 देख लेते हैं। Question है if x, y, z are different and determinant is 0, then show that this is equal to this. अनिमेश देखिए सबसे पहले थोड़ा सा अभी मुश्किल क्वेश्चन होगा थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले उसने प्रॉपर्टी नंबर 5 से शुरू किया है, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल में सारे स्टेप्स दिए हुए हैं तो मैं इसको भी लिखने में अभी टाइम नहीं स्पेंड करूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 के हेल्प से, ठीक है। हाँ रोशन एक्चुअली बस ये स्टार्टिंग किया हुआ है। मैं शाम को जो रहेगा ना वो उसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और आर डी शर्मा के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। बट अगर मान लो इस तरीके के छोटे एग्जांपल्स में डाउट होंगे तो फिर शाम का सेशन इनके लिए उतना यूजफुल नहीं हो पाएगा ना। तो 5 मिनट और एंड देन विल मूव ऑन टू एडजॉइंट एंड। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करके इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है, इसको अलग अलग कर दिया यहाँ पे। देन अब यहाँ पे आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे देखो लॉजिकली क्या किया है, हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया यार, हमको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद अनिमेश हम यहीं पे एक दो स्टेप्स हमें पता चल जाता है। जैसे ये डिटर्मिनेंट है और ये जो एक्सप्रेशन बता रहे हैं ना 1 + x, y, z = 0, अब ये कहां से निकल कर आना होगा इसको, तो इसको डिटर्मिनेंट के अंदर से निकल कर आना है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि आपका जो डिटर्मिनेंट होगा, दिस डिटर्मिनेंट विल डेफिनेटली कैरी, आप मतलब ये इट्स लाइक व्हेन यू प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चन, ये आपको पता चल जाता है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ पॉइंट, एक ऐसा स्टेप आएगा जहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 + xyz into something, 1 + xyz into some constant, let's say k, ठीक है, 1 + xyz into some constant k, and since determinant is equal to 0 which is given in the question, तो in that case आपका इन दोनों का प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब क्योंकि k एक कांस्टेंट है, k एक कांस्टेंट है, वो नॉन जीरो कांस्टेंट होगा अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो k एक नॉन जीरो कांस्टेंट होगा तो डेफिनेटली वो 0 के बराबर नहीं होगा। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन 1 + xyz = 0, 1 + xyz = 0। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमें यही ध्यान में रखना है कि हम सबसे पहले कुछ भी करके ये एक्सप्रेशन निकाले, 1 + xyz वाला एक्सप्रेशन निकाले, ठीक है, ये हमारा हर स्टेप पे फोकस होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाकर उसने ओपन किया, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक किया है। उसके बाद यहां से सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, तो यहां से आप देख सकते हो कि यहां से x कॉमन ले लिया गया, यहां से x कॉमन ले लिया गया, ये x बाहर आ गया। सिमिलरली यहां से y कॉमन लिया गया, y बाहर आ गया, ये z कॉमन लिया गया तो z बाहर आ गया।
तो जिसके कारण अब चेंज क्या बना, दिस इज 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और जब आप ये स्टेप पे देखोगे और इसको ऑब्जर्व करो तो दे आर वेरी मच सिमिलर, दे आर वेरी मच सिमिलर। बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉलम 1 को भेजना है कॉलम 2 पे, कॉलम 2 को भेजना है कॉलम 3 पे, एंड कॉलम 1 को कॉलम 3 को भेजना था कॉलम 1 पे। तो इट्स लाइक कॉलम 1 को शिफ्ट करना था कॉलम 2 पे, इंटरचेंज करना था। अब अगर हम ये इंटरचेंज कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये कह सकते हो कि इट विल बी लाइक कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 1। तो सबसे पहले हम कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो कॉलम 1 पे 1 1 1 आ गया। अब देखो इसके बाद अगला चेंज क्या होता है, तो अगला चेंज होगा आपका कॉलम 3 इंटरचेंजेस विद कॉलम 2। अगर मैं इसको स्टेप को यहाँ पे शो करूं तो आफ्टर माय स्टेप 1, मतलब कॉलम 3 को कॉलम 1 के साथ जब इंटरचेंज किया है तो ये 1 1 1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, और ये एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम अनिमेश कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करेंगे। तो कॉलम 2 इंटरचेंजेस विद कॉलम 3। अब आपको पता है कि एक इंटरचेंज के कारण डिटर्मिनेंट में आता है -1। अब अगर जब ये सेकंड इंटरचेंज करेंगे हम लोग, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो कॉलम 1 तो पहले सेम रखो, अब कॉलम 2 पे ले आओ एक्स वाई जेड को, और कॉलम 3 पे ले आओ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को। तो डिट्टो सेम आ गया ना। और क्योंकि अब हम सेकंड चेंज किए तो -1 एक और मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर से एक -1 आया था, नीचे से एक -1 आया था, इसीलिए देखो यहाँ पे -1 टू द पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम दो इंटरचेंजेस कर रहे हैं, हम दो इंटरचेंजेस कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये करने का मोटो यही था कि ये दोनों सेम हो जाए, ये और ये दोनों सेम हो जाए। जब इन दोनों को सेम किए हो तो 1 + XYZ ये कॉमन आ गया, और अब आपको यहाँ पे ये पता चल जाता है कि आप सही कर रहे हो। और नाउ योर टारगेट इज कि इसको सॉल्व करना है, जो अंदर वाला पार्ट है उसको सॉल्व करने का हमारा टारगेट रहता है। -1 कहां से आ रहा है अनिमेश? आपने अभी स्टार्टिंग में मेरे से पूछा था प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या अंतर है, तो वहां मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होता है। वहां पे जब हम किसी दो रोज या किसी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो वहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई होती है। डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। अगर 5 था तो -5 हो जाएगा, -5 था तो 5 आ जाएगा। यही तो रूल यहाँ पे लग रहा है। आयुष, मैंने पहले भी बताया था प्रॉपर्टीज वाले जो क्वेश्चन है इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट। इट्स वेरी मच सिमिलर टू यू कैन से ट्रिगोनोमेट्री, बिकॉज in trigonometry you have very few formulas, but when it comes to solving the questions straightforward formulas नहीं लगते। there are a lot of manipulations, आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाए। हो सकता है कि हर 3 स्टेप पे 3 अलग अलग फॉर्मूलाज लगते हो, तो उसी तरीके का मैनिपुलेशन यहाँ पे भी है। सो ये ऐसा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन के अंदर सीख सकता है, टाइम लगेगा, बट यस हो जाएगा, डोंट वरी। तो अनिमेश देखो इसके बाद अगर हम नीचे जाए तो 1 + XYZ, अब वहां पे उसको अंदर को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा है, सॉल्व करके मैक्सिमम जीरोस लेकर आ गया एक कॉलम के अलाउंड, जैसे मैंने लास्ट क्लास में मैंने भी किए हुए थे क्वेश्चन सॉल्व। और यहाँ से आपको मिल गया y - z, z - x एंड z - y। अब ये मेरे पास डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके ये वाली वैल्यू मिली है। अब आपको समझना पड़ेगा कि XYZ सब अलग अलग थे, तो अगर सब अलग अलग है ना, जैसे दो नंबर अलग है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हमेशा नॉन जीरो रहता है। इसका मतलब है कि y - z नॉन जीरो होगा, ये भी नॉन जीरो होगा, ये भी नॉन जीरो होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्वेश्चन ने जीरो दिया हुआ, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्वेश्चन ने जीरो दिया हुआ है। तो अगर ये तीनों नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि दिस इज द ओनली थिंग लेफ्ट, और इसी को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन बच गया है। किसकी बात कर रहे थे आर्यन, क्या इसकी बात कर रहे थे आप? सॉल्व किया सर, प्रूफ नहीं हो पाया। प्रूफ नहीं हो पाया? देखो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में प्रूफ कर दे रहा हूँ।
होता क्या है कि आप सबसे पहले तो इधर पैटर्न ऑब्जर्व करोगे। पैटर्न ऑब्जर्व करके मुझे क्या दिख रहा है कि मान लीजिए मैं चेंज कर रहा हूँ रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3, -ρ3। ठीक है। तो इससे मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या बन रहा है? तो सबसे पहले ऊपर की बात करें तो ऊपर 0 हो गया, 0 यहाँ तो सी सी बी बी रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा -2a -2a, और यहाँ पे सी प्लस उधर -2b। नहीं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी -2a रहेगा। अच्छा हाँ वही गलत हो गया सर, हो गया। ठीक है। ओके, तो अच्छा गाइस सुनो, अनुष्का ये वाली क्वेश्चन की बात कर रही हो? यस सर। यहाँ पे हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, जहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी बन रहा है, इनको ऐड कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी बन रहा है, इनको भी ऐड कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी बन रहा है। अब अगर हम हर जगह से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, देखो पहले तो हमने रो 1 को चेंज किया रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो हमको दिखा कि अब रो 1 के हर एक एलिमेंट में a प्लस बी प्लस सी प्रेजेंट है। हमने फिर अगले स्टेप में क्या किया, रो 1 से उसको कॉमन उठा लिया, रो 1 से उसको कॉमन उठा लिया तो a प्लस बी प्लस सी ऊपर आ गया, ठीक है, और अंदर बचा 2 2 1। अब यहाँ पे आपकी कोशिश होनी चाहिए कि क्या हम और कहीं पे कुछ कॉमन निकाल सकते, तो वो चीज हो नहीं रहा था। साथ ही साथ मेरे को ये भी समझना था कि मुझे जो प्रूफ करना है वहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो कहीं ना कहीं क्यूब्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट यहाँ पे क्या था कि चलिए अब इसको अंदर को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला कि अगर हम और कुछ कॉमन नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर हम किसी तरीके से कोई कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करके अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम फिर क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि ये जो 2 और 2 दिख रहा है इसको हम 0 बनाते हैं इस 1 के हेल्प से। तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या लगाई कि कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3, क्योंकि 2 को अगर 1 के हेल्प से 0 बनाना है तो 1 को डबल करना पड़ेगा, तो इसलिए कॉलम 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3, सिमिलरली कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3। इसके कारण यहाँ पे जीरोस आ गए, इसके कारण यहाँ पे जीरोस आ गए। अब जब एक रो में दो जीरोस हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके अलोंग एक्सपेंशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि इस जीरो का कोफैक्टर, मतलब कोई फायदा नहीं है कहने के लिए, ये जब अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये वाला 0 भी अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लास्टली 0 रहेगा। तो बस हमको इस 1 के लिए ध्यान रखना था, और वो भी नंबर 1 है। तो कहने के लिए जब आप इसके रोज और कॉलम्स को हटाते हो तो दिस इज समथिंग लाइक ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब इसको कैलकुलेट करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। मैंने ये चीज बताई थी, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करना, अब थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा, इट विल टेक रफली 1 मिनट, बट 1 मिनट के अंदर यू विल गेट द आंसर। टारगेट क्या था, सबसे पहले हमको पैटर्न दिख रहा था कि अगर ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस ये कॉमन निकल कर बाहर आ रहा था। फिर इस जगह पे फंस गए, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यार अब कुछ प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है। जब कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि पहले किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग मैक्सिमम जीरो प्रोड्यूस करें, मैक्सिमम जीरो प्रोड्यूस करने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। आ रही है बात समझ में? यस सर। ओके, सो अब 2-3 चीजें यार, रोशन एंड बाकी लोग, क्या आप लोगों को मैंने जो स्लाइड के कुछ क्वेश्चन दिए थे वो आप लोगों ने सॉल्व किए थे? क्योंकि एनसीईआरटी और आरडी शर्मा में मैंने रखा था कि वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, बट स्लाइड के जो कुछ क्वेश्चंस थे क्या आप लोगों ने ये सॉल्व किए थे? स्लाइड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे? कितने लोगों ने सॉल्व किया, एक बार हैंड रेज करना। आप में से कितने लोगों ने स्लाइड के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? सिर्फ सौरभ?
दैट इज नॉट गुड। स्लाइड से किसी ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया? आर्यन बोलो। आर्यन ने किया, ठीक है। तो आर्यन और सौरभ, गाइस देखो शाम को डाउट सेशन रखा है मैंने, और वो डाउट सेशन 2-3 घंटे तक चल सकता है, बिकॉज आर डी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। सर आरडी से मतलब प्रैक्टिस करने सोचे थे, लेकिन उसमें का क्वेश्चन मतलब कि सर मतलब बन नहीं रहा था, उस कारण से आज बनाएंगे उसको। और फिर स्लाइड का क्वेश्चन सर देखे नहीं थे उसको। अच्छा देखो, मैंने जैसे जो जेई वाला बैच है उसमें भी मैंने क्या किया कि कल स्लाइड के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और एनसीईआरटी और आरडी शर्मा का कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो मैंने सबके लिए कॉमन रखा हुआ है। अब यहाँ पे पैटर्न्स देखो अनिमेश, अगेन इट्स ऑल अबाउट पैटर्न्स यार। मतलब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन देखते ही मुझे पता चल जाएगा। इट्स एग्जैक्टली लाइक ट्रिगोनोमेट्री। आप में से आधे से ज्यादा लोग ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं रखे होंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन ही सॉल्व होने वाला नहीं रहता, ठीक है। जब भी ट्रिगोनोमेट्री आती है तो आप लोगों की हालत इसीलिए टाइट होती है, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री देखो एक चीज होती है, जैसे मान लो आपने कुछ रट्टा मार लिया, ठीक है। मान लो केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट कर रहे हो, फॉर्मूला रट्टा मार लिए, 4 क्वेश्चंस कर लिए, वो टॉपिक खत्म है। बट मैथ्स पे कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां पे फॉर्मूलाज कह लो या प्रॉपर्टीज कह लो, दे आर वेरी लिमिटेड, बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन कह लो या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कह लो, दैट इज अनलिमिटेड। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, मैंने जानबूझकर ये प्रॉपर्टीज वाले का डीएसएस क्यों रखा, सिर्फ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे लोगों को दिक्कत होगी। यहाँ पे मुझे भी पता चल जाएगा कितने सिंसियर है कितने नॉन सिंसियर है। आज ही की क्लास में देख लीजिएगा आधे घंटे के बाद कितने लोग रहते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग पैटर्न्स। अब जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट शुड बी माय थॉट प्रोसेस, बिना पहला स्टेप, ऑब्वियसली कि हम लिखने से पहले एक स्टेप के बारे में सोचेंगे कि कहां से शुरू करें। और जब आपको प्रॉपर्टी, इट्स अ क्लियर क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, राइट। तो अब देखो a + b + c का क्यूब। अब आपको, अगर मैंने 3-4 क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, आज शाम के डीएसएस के में कहीं ना कहीं 70-80 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर अभी तक इस क्लास में 20 स्टूडेंट है, इस 20 में से क्या हर एक स्टूडेंट ने 20-20 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट किए ना घर पे, तो फिर ये क्वेश्चन का अप्रोच पता चलेगा। लग रहा है ऋतिक आज ऐसे ही हो जाएगा, हाँ। तो ये कहीं ना कहीं फिर ऐसे ही निकलने वाला है। मतलब अब जैसे यहां देखो, आपका यहाँ पे अप्रोच क्या होना चाहिए था, फर्स्ट अप्रोच, एक बार आप इनको ऐड करो, करो तो इनको ऐड, क्या आ रहा है, a + 2a + 2a कितना हो गया, ये 5a हो गया, 5a - b - c, 5a - b - c, इसको ऐड करो। उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब बन जा रहा है 5b - a - c। क्या दोनों हम कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ऊपर 5a - b - c था, यहाँ 5b - a - c। इसको भी देखोगे तो ये देता है आपको 5c - a - b, सब अलग अलग हो गया। तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि हम कॉलम्स का एडिशन नहीं कर सकते। कहने के लिए तो कहीं ना कहीं हम कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करें, तो ये हम नहीं कर सकते। फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, फिर आपके पास बचता है कि पहले रोज को एडिशन करो, रोज को एडिशन करो। अब देखो तो क्या हो रहा है ये ऐड करने से, और कहीं पे तो a है नहीं, तो a ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे -b है और यहाँ पे +2b है। तो -b में जब हम +2b को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, वो +b बन जाता है। सिमिलरली -c में जब हम +2c को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, +c बन जाता है, ठीक है। तो a + b + c ये हो गया। अगर आप सेम यहां करते हो, अब देखो यहाँ पे b और कहीं नहीं दिख रहा, तो पहले b आ जाएगा, फिर वहां पे ऊपर 2a दिख रहा है तो यहाँ पे -a दिख रहा है, तो 2a - a कितना हो गया, +a। सिमिलरली यहाँ पे -c दिख रहा है, यहाँ पे +2c दिख रहा है, तो दिस इज +c। अब अगर किसी स्टूडेंट ये पोजीशन पे नहीं पहुंचा, तो उस स्टूडेंट ने, आप में से जितने लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया, और अगर आप इस पोजीशन पे नहीं पहुंचे हो, तो आपने मेरी लास्ट क्लास के लेक्चर को भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि लास्ट क्लास में आई थिंक ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे, शायद सारे क्वेश्चन में सेम चल रहा था, सारे क्वेश्चन में हमको पहले ऐड करना पड़ा था। तो यू वर नॉट ऑनेस्ट विथ योर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स के साथ ऑनेस्ट नहीं थे। इतना तो करना बनता था,
इतना नहीं किए तो मतलब आपने क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं किया। और ये नहीं कह रहा हूं कि यहीं से शुरू किया क्वेश्चन खत्म, उसके बाद भी जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या मैंने इसका सॉल्यूशन रखा है? हाँ देखो, मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन रखा हुआ है क्योंकि मुझे याद था कि मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और हो सकता है कि क्लास लंबा ना जाए, इसलिए मैंने सॉल्यूशन भी बना के रखा हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या किया गया है, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो उसके कारण क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया था, हम देख लिए थे, और उसको हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। तो ये स्टेप में आप क्या कह सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी मेरा रो 1 के हर एक एलिमेंट से बाहर निकल गया, तो ऊपर क्या बचा, 1 1 1 बचा। अब आपका अगला थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या हम इस पे और इस पे कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? क्या हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके? प्रॉपर्टी लगाने का मतलब क्या है, ट्रांसपोज लेने का कोई फायदा इधर है नहीं, किसी दो रोज को इंटरचेंज करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, हमारा अल्टीमेट टारगेट है a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालना, है कि नहीं? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का क्यूब प्रूफ करना है हम, और अभी एक ही निकला हुआ है, तो अभी भी 2 पावर बाकी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है किसी दो रोज या किसी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करो, उससे कोई फायदा यहाँ पे हो नहीं रहा है। फिर आते थर्ड प्रॉपर्टी कहता था जहां पे हम दो अगर रो या कॉलम आइडेंटिकल है तो फिर वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, वो यहाँ पे लगेगा नहीं। चौथा कह रहा है कि किसी रो या किसी कॉलम को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट भी उतना गुना हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है अभी। अगर मान लो मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऊपर a बन जाएगा, यहाँ 2ab बन जाएगा, यहाँ 2ac बन जाएगा। लेकिन क्या फिर उसको कहीं पे ऐड सब्ट्रैक्ट करके जीरोस ला सकते हैं? ज्यादातर नहीं ला पाओगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 तो यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि वो सम वगैरह के फॉर्म में है नहीं, और मैंने पहले भी बता रखा है प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत रेयर लगती है। फिर आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 ही कहीं ना कहीं हमने यूज करके ये a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला था, और एक बार अगर आपने उस प्रॉपर्टी लगा दी और जितना कॉमन था निकल गया, तो दोबारा जनरली फिर उस प्रॉपर्टी को लगाने का कोई फायदा बनता नहीं है, मतलब कॉमन नहीं निकलेगा। अब आपका टारगेट अलग होगा। जैसे जब सारे आप इस तरीके से थॉट प्रोसेस लगा लोगे और जब काम नहीं कर रहा है, then my next approach, my next target is what? My next target is कि क्यों ना फिर हम मैक्सिमम जीरोस करें। जब हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पा रहे, तो हमारा अगला टारगेट होना चाहिए कि चलो फिर मैक्सिमम जीरोस बनाते हैं किसी रो या किसी कॉलम पे, और उस रो या उस कॉलम के अलोंग फिर एक्सपेंशन परफॉर्म कर देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला कि हर जगह पे प्रॉपर्टी लगते 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 आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में प्रॉपर्टी से ही पूरा काम बन जाता है, बट ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको बोर्ड्स में भी मिलने वाले हैं उसमें ऐसा होगा कि लास्ट स्टेप में जब आप पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कर चुके हो तो मेरे को बताना नहीं पड़ता। एनसीईआरटी सॉल्व करना आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप्स में प्रॉपर्टी लगती है और लास्ट में जनरली हम कहीं ना कहीं जीरोस बनाते हैं, फिर एक रो या कॉलम में, फिर उसके अलोंग एक्सपेंशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे रो 1 के अलोंग फिर यहाँ पे जीरोस लाया गया है, और क्या कहते हैं, रो 1 के अलोंग जीरोस लाए हैं। जीरोस लाने के बाद हमने एक्सपैंडिंग किया अलोंग C1 के अलोंग एक्सपैंड किया, तो इट वाज माइनस बी माइनस सी माइनस है, यहाँ पे माइनस सी माइनस है माइनस बी है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का माइनस कॉमन ले लो, प्लस बन जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए यहाँ आ जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर, तो इसलिए इसका मल्टीप्लीकेशन करके ये 3 पावर आ गया। ठीक है क्या? और अगर आप ऑनेस्टली मेरे लास्ट 3 क्वेश्चंस को देखोगे और फिर इस क्वेश्चन को देखोगे, यू विल रियलाइज कि ये मेरा थर्ड क्वेश्चन के साथ डिट्टो सेम था। मेरा थर्ड क्वेश्चन के साथ ये डिट्टो सेम था। आई डोंट हैव द थर्ड क्वेश्चन हियर राइट नाउ, इनफैक्ट आई हैव इट ना, यहां से तो दिखाई सकता हूं। ये देखो, जो थर्ड क्वेश्चन अभी जो मेरे को अनुष्का ने पूछा था, थर्ड क्वेश्चन में क्या किया था हमने रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 किया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाले, फिर हमने जीरोस बनाया और हमने उसको एक्सपेंड किया। और अभी वाला जो इनफैक्ट इससे पहले वाला भी देखते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, रो 1 की जगह रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 लगाया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिए, मैक्सिमम जीरोस बनाया, एक्सपैंड किया, क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या दिख रहा है आपको? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टेप्स लगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है, सेम लगा वहां पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 सेम स्टेप्स लगा, और अभी जो आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 दिया वो भी सेम स्टेप्स लगा। तो आप में से जितने लोगों से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ ना, आपने सिर्फ और सिर्फ मेरा लास्ट क्लास का स्टेप्स तक फॉलो नहीं किया। ये आपके बारे में मुझे ये इंप्रेशन दे रहा है, ऑनेस्टली बोलूं तो। नाउ कमिंग टू होमवर्क क्वेश्चंस। होमवर्क में
एक दो क्वेश्चन थोड़ा बोर्ड्स के हिसाब से बहुत हाई लेवल हो गया था, जिसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे रखे हैं वो 3 क्वेश्चन रखे मैंने, 1, 2 एंड 3। पहले 3 होमवर्क क्वेश्चन रखे, उसके बाद वाला मैंने रिमूव कर दिया जो साइन वाला था, क्योंकि उसमें एक जेई का प्रॉपर्टी लग रहा है। वो जल्दी जल्दी में सेम स्लाइड बना रहे थे तो कुछ क्वेश्चंस वो वाले भी आ गए। ठीक है, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज वो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया? बिकॉज नाउ प्रॉपर्टी, ये होमवर्क नंबर 1 फिर होमवर्क नंबर 2, जो मैं स्टेप यहां पे डिस्कस करूंगा, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी बताया था देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो जो मैंने प्रैक्टिस एग्जांपल्स में रखा था, दैट वाज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे जनरली रोज बनाते हैं, रोज वगैरह ऐड होता है, पैटर्न दिखता है हमको, साइक्लिसिटी कह सकते हो कि एक साइकिल में चीजें दिख रही होती है, तो वहां पे हम ऐड करते तो कॉमन आ जाता है पूरा चीज, और फिर हम मैक्सिमम जीरोस बनाते हैं। नाउ दिस इज सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, this is second type of question. How many of you have solved these homework questions? I don't think किसी ने किया है except आर्यन। कितने लोगों ने किया इसको, आर्यन को छोड़कर? कितने लोगों ने सॉल्व किया? बड़े नालायक हो गए यार तुम लोग तो, सब हद लेवल की नालायकी है। चलो, मेरे को रोशन ने अपना बताया कि उसने स्लाइड वाला देखा नहीं है, उसने मेरे को कांटेक्ट भी किया था, मैं उसको एक चलो इसमें कह सकता हूँ आर्यन ने सॉल्व किया हुआ है। बाकी लोग गाइस, आपको शायद ये लग रहा है कि हम अच्छे, मतलब आपको लग रहा है कि अभी इतनी जल्दी पढ़ने का फायदा क्या है। इफ यू हैव एनी थॉट्स लाइक दिस ना, देन आप बहुत गलत रास्ते पे हो, बहुत गलत रास्ते पे हो। because we are, again I am repeating, we started with one of the easiest topics of class 12, one of the easiest topics। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आप एफर्ट नहीं मार रहे हो तो ट्रस्ट मी बेटा, लिमिट्स में ना तुम डर जाओगे मैथ से। यहाँ पे एफर्ट मारने के लिए रेडी नहीं हो तो लिमिट्स में तुम गिव अप नहीं कर दिए तो बताना मेरे को। और लिमिट्स नहीं समझ में आने का मतलब है कंटिन्यूटी नहीं समझ में आएगा, डिफरेंशियबिलिटी नहीं समझ में आएगा। तो टेक इट एज अ वार्निंग। एंड ये ऑनलाइन, आप बस ये ऑनलाइन का फायदा उठा रहे हो, ऑफलाइन में किसी की हिम्मत नहीं होती बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आता, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं उसी वक्त सेंटर से निकालता उसको। सिंपली टेक इट एज अ वार्निंग। आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बोर्ड्स में एक अच्छा टारगेट कर रहे हो, आप में से बहुत लोग पहले जेई को टारगेट कर रहे थे, अभी आप अपने बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, तो वी एक्सपेक्ट कि इस टाइप का बिहेवियर ना हो। कितना क्लास चल रहा है भाई आप लोगों का? अभी 3 क्वेश्चन, 3 क्लासेस मैथ्स की, 3 क्लासेस फिजिक्स की, सर ने एक एक्स्ट्रा क्लास लगाया था और मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास लगाया था, इतने ही तो क्वेश्चन है। बट अगर आप एफर्ट्स करने से पीछे हटना चाहते हो, लेट मी टेल यू बेटा, बहुत गलत रास्ते पे आप लोग। चलो, सो आई लीव द होमवर्क क्वेश्चंस बिकॉज आपने ट्राई नहीं किया है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस टू यू। बट मैं सॉल्यूशन भी साथ में डाल रहा हूं और आप लोग कोशिश कीजिएगा उसको समझने का। सॉल्यूशन भी डाल रहा हूं, कोशिश करना कि क्या हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, होमवर्क नंबर 2 के जो स्टेप्स है ध्यान से देखो। होमवर्क नंबर, इसका पहला स्टेप क्या है? C1 A1 टाइम्स ऑफ C1 हुआ है, C2 A2 B2 टाइम्स हुआ है, C3 को C टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो पहले हमने जो जो कॉलम से मल्टीप्लाई किया था, फिर वो, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे C की जगह R होगा। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R1 R2 R3। थोड़ी सी गलती है सॉल्यूशन में। तो पहले हमने जो चीज मल्टीप्लाई किया रो में, वही कॉलम से कैरी निकाल कर आया है। फिर सेकंड वाले में देखोगे तो सेम चीज चल रहा है, जो चीज रो में मल्टीप्लाई हो रहा था वही कॉलम से कैरी होके आया है। तो प्लीज इसको ऑब्जर्व करना दोनों जगहों पे।
एंड दिस इज आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन है ये। चलिए, तो हम अभी अपने क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 में देखा होगा। इट इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। और अच्छी बात ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली आपका जो क्लास 10th में, सबसे पहले यहां लिख देता हूं थोड़ा, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, क्लास 12। एंड द गुड थिंग इज यहाँ पे जो चीज चलती है ऑलमोस्ट सेम आप कह सकते हो एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10, सेम फॉर्मूलाज यूज करते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक दो पर्टिकुलर क्वेश्चंस अलग आ गए, एक्स्ट्रा आ गए, बट बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो दैट इज द गुड थिंग। नाउ उस टाइम पे आपको एक फॉर्मूला बस याद करने के लिए दिया जाता था, बट वो फॉर्मूला एक्चुअली कहीं ना कहीं आता कहां से था, तो ये डिटर्मिनेंट्स से ही आता था, ठीक है। तो चलिए फिर आते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आपको मेनली अगर मैं बात करूं आपके बोर्ड्स लेवल पे, आपके बोर्ड्स लेवल पे तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की जरूरत है। इसका भी बहुत वेरी रेयर, ये भी बहुत रेयरली जरूरत पड़ती है, ठीक है। आई थिंक अगर स्ट्रेट लाइंस याद है, जेई वाला स्ट्रेट लाइंस याद है, तो आपने इसको वहां पे देखा होगा। तो आते एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आपको कैलकुलेट करना है और आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कैलकुलेट करना है और आपको कोऑर्डिनेट्स दे चुके हैं, तो आप वहां पे क्या करते हो, आप वहां पे हाफ, पहले हाफ लगाओगे बाहर, अंदर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होगा, और ये आप पहला पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट, फिर दूसरे पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एंड सिमिलरली तीसरे पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे रखोगे, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे आएंगे कॉन्स्टेंट्स। फॉर्मूला कैसे आया है, लीव इट फॉर नाउ, इट्स लाइक थोड़ा आगे पता चलेगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो रहता है, a1x प्लस b1y, उस वाले प्रोसेस से आया है। जब हम इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये c कांस्टेंट की जगह पे 1 लेकर आया गया है। अगर ये आपके उसमें आता भी है, अगेन बोर्ड्स में कितना इंपॉर्टेंट है ये, तो दे विल, ये आते हैं सिर्फ एक नंबर के लिए 1, और किस्मत अच्छी रही तो 2 नंबर भी वैसे नहीं रहता है, 1 मार्क ही रहता है। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इधर दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और बता देगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू है कुछ। एक एग्जांपल लेता हूं, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना पता है, ऐसे फॉलो करोगे। मान लो एग्जांपल ले रहा हूं एक सिंपल सा, आपको मैंने बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स है whose vertices are, let's say 1, 2, 3, 5 and -10, 7, ठीक है। तो इससे इसको ज्वाइन करके मुझे जो ट्रायंगल बन रहा है उसके एरिया निकालना है। आपको तरीका क्या बताया गया है, दिस इज नॉट फॉर डिटर्मिनेंट, दिस इज एक्चुअली फॉर एरिया। तो आपका तरीका बताया गया है कि पहले हाफ लगाओ, डिटर्मिनेंट लगाओ, दिस विल बी अ 3x3 डिटर्मिनेंट, जिसमें कि आपका कॉलम 1, कॉलम 3 विल बी, सब में कॉलम 3 के हर एक एलिमेंट की वैल्यू 1 होगी। दिस विल एक्ट एज x1, ये आपका x1 y1, फिर ये आपका x2 y2, फिर ये आपका x3 y3, ठीक है, x3 y3 हो जाएगा। तो अब आप x1 x2 x3 को एक कॉलम में लिखते हो, तो 1 3 -10 ये एक कॉलम में आएगा, y1 y2 y3 दूसरे कॉलम में आएगा, तो 2 5 7 यहाँ पे आएगा। सर हाँ बोलिए अनुष्का। यहाँ पे थर्ड कॉलम में 1 1 1 कहाँ से आ जा रहा है? यार ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन पे भी जाने की जरूरत नहीं है, बुक में भी नहीं शो किया हुआ है, तो वी आर जस्ट फॉलोइंग द फॉर्मूला। इनफैक्ट अगर आप इसका प्रॉपर डेरिवेशन देखोगे
तो ट्राई टू रिमेम्बर जो आपको क्लास 10th में थोड़ा सा बताया जाता था। याद कीजिए, अगर हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, P हो गया मान लो x1 y1, Q हो गया x2 y2 एंड R हो गया x3 y3। तो अब यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर और बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर इनटू बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, फिर इसको ज्वाइन कर रहे थे, एरियाज कैलकुलेट करते हैं। ये एक तरीके से ये आपका अगर देखोगे तो ये आपका क्या बन रहा है, दिस इज अ ट्रेपीजियम, ये भी एक ट्रेपीजियम है। तो ये दो ट्रेपीजियम्स में से फिर एक नीचे का छोटा ट्रेपीजियम माइनस करते हैं। अगर मैं नाम लिखूं तो पी क्यू आर, इसको एम मान लेते हैं, इसको ए बी सी मान लेते हैं। तो जो एक्चुअल डेरिवेशन है, मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा, जस्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ द वैल्यू केम। तो सबसे पहले एरिया ऑफ पी क्यू ए बी, पी क्यू ए बी ये एक ट्रेपीजियम है, तो पी क्यू ए बी में क्या होगा, मैं उसको शेड कर देता हूं, तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज माई पी क्यू ए बी। सेकेंड वाले में क्या है, पी बी सी आर, तो पी बी सी आर को अगर मैं शेड करूं तो वो ये वाला पार्ट है, लेकिन आपको चाहिए था वो ट्रायंगल। तो अब मेरे को कहने के लिए क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, आपको ये एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, राइट, ये वाला चीज एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो अब मेरे को ये फिर ये माइनस करना पड़ता है, माइनस एरिया ऑफ क्यू आर सी ए, तब जाके मेरे को वो ऊपर वाला पार्ट मिलता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो अब हमको इसका डेरिवेशन ऐसा जरूरत नहीं है, बस दिखा दिया थोड़ा सा। ओके, तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी योर आंसर ऑफ एरिया। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हमको याद रखने होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप चाहो तो अपने एनसीईआरटी में उसको मार्क कर लो। ये देखो, सिंपल से पॉइंट्स यार, कि सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, आपको पता है कि जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो कभी कभार डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ सकता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -5 आ सकती है। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आपको उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि आप माइनस छोड़ दोगे। आप ये कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद इफ इट कम्स आउट टू बी अ नेगेटिव नंबर, यू टेक द मॉड और यू सिंपली रिमूव द माइनस साइन, ठीक है। ये कब करोगे, जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो गया। सेकेंड एक केस होता है, ये इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसको आप अपने बुक में मार्क करो, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये क्या कह रहा है, हो सके तो बुक के ऊपर एक पेंसिल से लिख लो, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। तो मान लो कि आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दिया है, 1,2 5,7 एंड लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, -k,2, ठीक है, -k,2 कह रहा है कि इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया है 10। इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया है 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो उनका फॉर्मूले के हिसाब से क्या रहेगा, उनके फॉर्मूले के हिसाब से रहेगा 1/2 121 571 -k21, ठीक है, जो मैंने x1 y1 x2 y2 x3 y3 और लास्ट कॉलम में 1 1 वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू 10 कर देते हैं। तो यहां से उनको k का वैल्यू मिलता है, वो लिख देते हैं, वहां पे आधा नंबर फिर वो लूज कर जाते हैं। गलती क्या हो जाती है, जब हम एरिया कैलकुलेट करने के टाइम पे अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आता है तो हम उसको पॉजिटिव ही लेते हैं, माइनस का साइन छोड़ देते हैं। लेकिन अब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं लेके चल रहे हो कि एरिया अगर 10 दिया है तो डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट करके
वो -10 आया होगा, डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट करके -10 आया होगा, फिर हमने उसको 10 करके पॉजिटिव करना था इसलिए हमने उसको 10 किया। तो बेसिकली जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो सेकंड पॉइंट कह रहा है इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। तो उस केस में आपकी जो डिटर्मिनेंट आएगी, जैसे इसका जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, मान लो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया x, तो आप क्या करोगे, यू विल टेक प्लस माइनस x इज इक्वल टू 10। या तो ये बोल लो या फिर हम प्लस माइनस को उधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 10 हो जाएगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग कि यही आएगा, बट आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे एरिया दिया हुआ है और आपको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है, किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बताना है, आप क्या करोगे वहां पे, आप वहां पे डिटर्मिनेंट को इक्वेट करोगे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एरिया के लिए भी और नेगेटिव वैल्यू ऑफ एरिया के लिए भी। इज दिस क्लियर? यस आयुष, यू विल सॉल्व इट ट्वाइस, 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहीं पे ये चीज लिखी होगी। अच्छा, तीसरा चीज जो आप लोगों को पता होगा स्ट्रेट लाइंस में भी, कि जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, और एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो उनका एरिया 0 होगा। सो ये देखो पहला एग्जांपल है जहां पे तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसने एरिया कैलकुलेट किया, एरिया कैलकुलेट आया 61/2 आ गया। अगला एग्जांपल नंबर 18 में क्या है, ये देखो d का वैल्यू क्या है, d में आ रहा है k,0, d में आ रहा है k,0, तो उसने यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने के टाइम पे क्वेश्चन के हिसाब से एरिया वाज 3 यूनिट्स, बट देखिए क्वेश्चन में एग्जांपल में सॉल्यूशन में क्या किया है, डिटर्मिनेंट लगाया है और डिटर्मिनेंट को लगाया +-3, डिटर्मिनेंट को लगाया है +-3, तो वहां से k के 2 वैल्यूज आए हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बस 3-4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना, जनरली 1 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है। लेट्स गो बैक टू द स्लाइड। तो हम कह रहे थे यहाँ पे 3 चीजों के बारे में। पहला, आपको वो 3 ही क्वेश्चन बनता है उस एक्सरसाइज में। पहला, सब कुछ दे दिया है, सिंपल एरिया निकालिए। दूसरा, एरिया दे दिया है लेकिन कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिसिंग है, कोई एक पॉइंट का कोई एक x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो उस केस में आप एरिया के पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लेकर कैलकुलेट करोगे। तीसरा इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर आपको वहां पे 2 पॉइंट दे दिया है, जैसे मान लीजिए, अगेन दिस इज वेरी मच सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन गाइस। स्ट्रेट लाइन में क्या होता था कि अगर आपको एक है x1, y1 और एक है x2, y2, और आपको बोला जाता था कि इस लाइन की इक्वेशन बताइए, तो आप वहां पे 2 पॉइंट फॉर्म यूज करते थे। याद करो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता था, वो आपको कहता था कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होल इनटू x माइनस x1। ये आपको स्ट्रेट लाइन पे पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे आपको बोलेगा कि इसको कैलकुलेट करो, एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए आपको टेक्निक क्या बताई गई है, हम इसके ऊपर दिस इज ये 2 गिवन पॉइंट्स हैं, ये और ये हमारे गिवन पॉइंट्स हैं, मतलब इसके हमको कोऑर्डिनेट्स पता है। हम क्या करेंगे, हम उस लाइन के ऊपर का एक रैंडम पॉइंट मान लेंगे, लाइन के ऊपर का एक रैंडम पॉइंट मानोगे आप, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो कहने के लिए आपका ये जो रैंडम पॉइंट होगा और ये जो x1 y1 होगा और ये जो x2 y2 होगा, ये तीनों के तीनों तो उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तीनों के तीनों उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो तीनों को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल की एरिया कैलकुलेट करोगे वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो 0, बिकॉज इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे है कोलिनियर, ये 2 पॉइंट ऑलरेडी लाइन पे लाई कर रहा था, हमको उस लाइन का इक्वेशन पूछा है, लाइन के इक्वेशन हम x और y के फॉर्म में ही लिखते हैं, तो हमने माना कि उस लाइन के ऊपर का एक रैंडम पॉइंट है x, y, तो मेरा रैंडम पॉइंट और ये दोनों गिवन पॉइंट्स, अल्टीमेटली तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 0। तो इसीलिए उनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करके इक्वल टू 0 किया है। आप नोटिस कर सकते हो ये आगे हाफ नहीं लिखा हुआ है, क्यों नहीं लिखा हुआ है हाफ, कह सकते हो कि इस हाफ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड में,
हाफ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड में, तो 0 इंटू 2 आपका 0 ही रहेगा, तो इसीलिए उस हाफ का यहाँ पे एज सच इंपॉर्टेंस नहीं था। तो यहाँ पे आप ये एक्स वाई आपका रैंडम पॉइंट हो गया, x1 y1 x2 y2 आपका नोन पॉइंट है, और यहां से आप इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हो लाइन का। और ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में प्रेजेंट है, ये देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1,2 and 3,6 using determinants। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप वहां पे xy1 फिर 1 2 1 and 3 6 1 दिस इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, गेट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसके साथ ये हो गया खत्म। अब आते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा एक्सरसाइज 4.3, मतलब आप अच्छे से कर पाओगे। अब हम आते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि ये एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, उसके हेल्प से हम डिटर्मिनेंट कैसे इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी बस मैं आप लोगों को एडजॉइंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अच्छा, उससे पहले व्हाट आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर अकॉर्डिंग as determinant A is 0 और नॉन जीरो। मतलब आप कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, तो अगर आपने उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया और डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर उस मैट्रिक्स के लिए 0 आ गई है, तब उस केस में उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आई है तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, सो द सिंपल थिंग इज इफ डिटर्मिनेंट A is equal to 0, then A is a singular matrix, और अगर वो नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो है, then A is a non singular matrix। सिंपल, एक एक नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जाकर पास्ट के क्वेश्चन देखिएगा आपको पता चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो आपसे एक एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रैंडम सी वैल्यूज, लेट से हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, तो आप इसके बाद चौथा वैल्यू खुद ही सोच लो कि 3 2 6 होगा, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, हमको 6 डालना पड़ेगा। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, तो 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0 हो गया। 0 आ गया, तो देयरफॉर दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट कोफैक्टर एंड एडजॉइंट मैट्रिसेस, इसी के साथ हम क्लास को करेंगे एंड इस टॉपिक के बाद। तो कोफैक्टर निकालना आपको ऑलरेडी पता है कि नहीं, जो हमने सीखा हुआ है माइनस एंड कोफैक्टर्स में। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स कहता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, जिसके अंदर मान लो एलिमेंट्स है A11 A12 A21 A22, ये मेरा कोई नॉर्मल मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसके जगह पे क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के जगह पे मैं उसके कोफैक्टर्स को रख देता हूं, हर एक एलिमेंट के जगह पे मैं उसके कोफैक्टर्स को रख देता हूं। तो A11 की जगह पे क्या आएगा, उसका कोफैक्टर लिखेंगे। A12 की जगह पे क्या आएगा, उसका कोफैक्टर लिखेंगे। A21 की जगह क्या आएगा, उसका कोफैक्टर लिखेंगे। A22 की जगह पे उसका कोफैक्टर लिखेंगे। where C11 is cofactor of A11, C12 is cofactor of A12 and so on। तो इस तरीके से जो B मैट्रिक्स निकल कर आता है ना, तो B मैट्रिक्स को बोला जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। B मैट्रिक्स को बोला जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। आ रही है बात समझ में? तो किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना होता है तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के जगह पे उसके कोफैक्टर की वैल्यू डालोगे आप। तो दैट इज फर्स्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स। सेकंड, अब आपको पढ़ना है एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, सो एडजॉइंट मैट्रिक्स इज एक्चुअली, शॉर्ट में अगर आपको ध्यान में रखना है तो दैट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स।
मतलब कि पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स जो निकाले होगे ना, आपको बस उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको हम बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। जैसे कि इसको देखो, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम बन जाएगा, राइट। पहला रो मेरा पहला कॉलम बन जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो C11, अब पहला रो में आता है C11 और C12, अब वो मेरा पहला कॉलम बन जाएगा, तो C12 यहां आ जाएगा। फिर मेरा दूसरा रो में क्या है, C21 एंड C22, अब वो मेरा दूसरा कॉलम बन जाएगा, तो C21 एंड C22, ठीक है। सो दिस इज माय एडजॉइंट मैट्रिक्स। पहला वाला क्या था, कोफैक्टर मैट्रिक्स था, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, और यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। लेट A इज इक्वल टू AIG be a square matrix. So the matrix obtained by replacing each element of A by corresponding cofactor. मैट्रिक्स हम ऑब्टेन कर रहे हैं जब हम हर एलिमेंट A के हर एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ रिप्लेस करें। तो उस केस में आपको मिलता है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। उस केस में मिलता है आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, ठीक है। एंड द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A इज कॉल्ड एज एडजॉइंट ऑफ A, जिसको हम शॉर्ट में ADJ, एडजॉइंट के पहले 3 लेटर्स लिखते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स का नाम लिख देते हैं, ओके। और यही इस चीज को सिंबॉलिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसी चीज को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। इज दिस क्लियर गाइस? कोफैक्टर मैट्रिक्स हर एलिमेंट की जगह पे उसके कोफैक्टर को डालना है। एडजॉइंट क्या होता है, तो वही कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वही कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसको बोला जाता है एडजॉइंट, ठीक है। क्या मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा हुआ है यहाँ पे, बस इसने लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी से इसको उठाया हुआ है। ये हेल्प करता है हम लोगों को जल्दी से 1 नंबर के क्वेश्चंस में। फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट अगर ये है तो इसका एडजॉइंट अगर आपको निकालना होता है, अगर उसका एडजॉइंट निकालना होता है तो आप ये करते हो, A11 और A22 को इंटरचेंज करते हो, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हो और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में साइन चेंज करते हो। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द एडजॉइंट A कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग A11 एंड A12 एंड बाय चेंजिंग साइंस ऑफ A12 एंड A21। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हुआ, एडजॉइंट कैलकुलेट हुआ है। तो देखिए A22 यहाँ पे, A11 यहाँ पे, तो इसके पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया हमने, और बाकी जो है, बाकी दोनों ये यहाँ पे सेम है बट साइन चेंज हो गया। सिमिलरली ये यहाँ पे सेम है बस साइन चेंज हो गया। बट दिस इज ओनली फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स। ऐसा कोई भी चीज 3x3 या 4x4 पे नहीं लगता है, तो इसको याद रखिएगा। स्पेशली इट हेल्प्स इन सॉल्विंग अ 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग अ 1 मार्क क्वेश्चन, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरे पास मैट्रिक्स है A जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4, सो एडजॉइंट A, अगर मुझको एडजॉइंट A निकालना है इस तरीके से, तो आपको क्या बोला गया है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। तो 1 4 की जगह क्या हो जाएगा, वो 4 1 ऐसे हो जाएगा। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो, तो 2 की जगह पे वो -2 बन जाएगा एंड 3 की जगह पे वो -3 बन जाएगा। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, मुझे कोफैक्टर वगैरह के बारे में भी नहीं सोचना है। बट हाँ, अगर मैंने इसके जगह पे एक 3x3 मैट्रिक्स दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आपको पूरा कैलकुलेट करके वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सीधा कोई ऐसा रूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो जब एक 3x3 मैट्रिक्स आएगा तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, मतलब इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 मिनट्स, अगर अच्छा कैलकुलेशन है 1.5 मिनट लग जाता है खाली उसका एडजॉइंट लिखने में, ओके। तो यहीं पे अभी फिलहाल क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एडजॉइंट के हेल्प से इनवर्स कैसे निकाला जाता है, और फिर उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जाता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सो नेक्स्ट क्लास में अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज बात करें, वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली एक्सरसाइज 4.5, ठीक है। आई थिंक 4.5 इज एडजॉइंट। अच्छा, एडजॉइंट के हेल्प से इनवर्स निकालना, तो अभी ऐसा कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं रहेगा, और इसके हेल्प से फिर लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो लग रहा है कि अब आज की क्लास जो इसमें निकल गई, तो एक क्लास और एक्सटेंड हो जाएगा। हो सकता है इस वीक की जगह नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग में हमारा
टॉपिक खत्म। ठीक है, बोलिए, कुछ पूछना है किसी को? सर लास्ट स्लाइड जरा ओपन कर लीजिए। सर यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, तो नॉर्मल हम लोग जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही ना होगा? हाँ हाँ हाँ, मतलब मान लो कि मैं अगर एक रो के लिए देख लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से रो 1 की बात करें, तो रो 1 में मेरा C11 क्या होगा, उसका कोफैक्टर क्या होगा, तो 5 into 9 माइनस 8 into 6, तो 45 माइनस 48 हो गया -3। फिर हम C12 की बात करें, तो अब क्योंकि ये 1 + 2 मेरा माइनस हो रहा है, तो बाहर माइनस लगा दिया। अब ये हो जाएगा 4 into 9 माइनस 7 into 6, तो 36 माइनस 42 -6 हो गया, उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो +6 हो जाएगा। तो और फिर C13, तो ये तो प्लस रहने वाला है, 4 into 8 माइनस 7 into 5। तो आप इस तरीके से पहले उसको कैलकुलेट करोगे, 32 माइनस 35 -3, और जब हम इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स को एडजॉइंट को लिख रहे होंगे, एडजॉइंट ए, तो अब क्योंकि हमको इसका ट्रांसपोज लेना होता है, तो ये कहने के लिए C11 C12 यहाँ आ जाएगा, C13 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हम रो को कॉलम में ट्रांसपोज करते हैं ना, इंटरचेंज करते हैं। तो अब आप कहने के लिए ये वैल्यूज यहाँ पे एडजस्ट करोगे। सिमिलरली C21 C22 C23 सेकेंड कॉलम के सेकेंड रो के एलिमेंट्स, और थर्ड रो के एलिमेंट C31 C32 एंड C33। ठीक है, इसी तरीके से करोगे, बस वैल्यूज पुट कर दोगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सबके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे आपको, फिर उसको पुट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको एडजॉइंट पूछा जाता है, स्टूडेंट जनरली कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखकर आ जाते हैं। तो दिस इज द ओनली थिंग व्हिच यू हैव टू टेक केयर। ओके एवरीवन, तो आई एम एंडिंग द सेशन हियर। आज के सेशन जो शाम वाला है, प्लीज उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे खासे, because only then you will be able to get a good hold of this concept of properties of determinants, and this is highly important for your board exams. So कोई भी चांस नहीं कि आप सोच रहे हो कि इसको मैं छोड़ दूंगा, तो बेटा ये इजी नंबर छोड़ रहे हो आप। सिंपल सी बात याद रखना, इजी नंबर छोड़ रहे हो। जो स्टूडेंट्स लास्ट में पास करने के लिए फाइट करते हैं ना, वो 3-4 चैप्टर्स पे ही फोकस करते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हो गया, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। These are the topics which they completely target, क्योंकि वहां पे फिर कुछ छूटने का स्कोप नहीं बनता है। क्वेश्चंस ट्राई करो, जैसे ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री टाइम के साथ आप उसमें और अच्छा होते जाते हो। ये भी ऐसा है, एक दिन के अंदर पूरा नहीं कर पाओगे कभी भी, बट धीरे धीरे ये आइडिया होने लगेगा। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज कैसे क्वेश्चन में लगती है, वो वाला टाइप है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंडिंग द सेशन हियर।